एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं एम्पायर की। जी हाँ, ये कॉस्ट्यूम ड्रामा है जो अभी अभी हॉट स्टार पे टेलीकास्ट हुआ है। इस कॉस्ट्यूम ड्रामे को डायरेक्ट किया है मिताक्षरा कुमार ने, जो संजय लीला बंसाली के साथ भी काम कर चुके हैं। तो उन्हें अच्छे से मालूम है कि कैसे कॉस्ट्यूम ड्रामे को हैंडल करना चाहिए और उन्होंने बखूबी हैंडल भी किया है। ये एलेक्स रुदरफोर्ड के नॉवेल पे बेस्ड है। इसमें थोड़ा बहुत फिक्शन ज़रूर है। इसमें बहुत नामी कलाकार काम कर रहे हैं। शबाना आज़मी, डिनो मोरिया, कुणाल कपूर, दृष्टि धामी, सहर बाम्बा, राहुल देव, इमा शाह और बहुत सारे अच्छे एक्टर। तो ये कहानी शुरू होती है बाबर की लाइफ हिस्ट्री पर। कैसे बचपन से उनकी दादी दौलत बेगम अपने बाबर को तख्त पे बैठाना चाहती थी और वो कैसे उसमें सक्सेसफुल होती हैं। कैसे एक शैबानी खान जो मेन उनका इसमें विलन है, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, कैसे उस पर जीत हासिल करते हैं बाबर। और कैसे बाबर की जो आपा रहती हैं खानज़दा बेगम, कैसे उनकी मदद करती हैं। मतलब इस पूरी कहानी में ये दिखाया गया है कि औरतों की मदद और औरतों का दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है और वो बाबर को बहुत आगे बढ़ाती हैं और वो बाबर एक बहुत बड़ा शहंशाह बनता है। उसकी सारी लाइफ हिस्ट्री, कैसे उसकी जर्नी है, कैसे वो इंडिया पे भी फतह पाता है, तो यही सब इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी में एक्टरों ने इतना अच्छा काम किया है कि वो इस कहानी से कहीं ऊपर उठकर आ गए हैं। मतलब कोई होता है ना कि आप कहते हैं कि भाई डायरेक्टर का काम कमाल है और फलाना का काम कमाल है, मगर इसमें हर एक्टर का काम कमाल है। और उनको जो गेटअप दिया गया है, उनका जो कॉस्ट्यूम किए गए हैं, जो शीतल इकबाल ने और चंद्रकांत सोनावाले ने, उन्होंने कॉस्ट्यूम और गेटअप उनको जो दिया है ना एक्टरों को, वो तो देखते ही बनता है। अरे मैं भी तो उसी से इंस्पायर्ड होकर ऐसा गेटअप लेके बैठ गई हूँ रिव्यू करने। और अगर मैंने ये देखा है कि अगर आपका गेटअप सही हो जाए ना, आपके कॉस्ट्यूम सही हो जाए ना, तो आधी एक्टिंग तो आपने कर ही ली। मतलब फिर एक्टरों को ज़रा इंटेंसिटी से डायलॉग बोलने होते हैं, तो वो वही कमाल इस वाली वेब सीरीज़ में देखते ही बनता है। अगर आपको कॉस्ट्यूम ड्रामे बहुत पसंद है तो आप ज़रूर जाके इस वेब सीरीज़ को देखें। और इसमें जो वीएफएक्स के इफ़ेक्ट हैं काफ़ी अच्छे हैं, मगर कई जगह थोड़े बहुत इमेच्योर भी लगते हैं। और सबसे बड़ी जो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक, ओहो, छठे और सातवें एपिसोड में इतना लाउड है कि इम्पॉर्टेंट डायलॉग मुझे सुनाई नहीं देते। एक्टर अपनी मतलब पेज पे बोल रहा होता है, इमोशनल सीन कर रहा होता है, मगर आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना लाउड क्यों हो जाता है, मेरी समझ से बाहर है। तो आगे प्लीज़ डायरेक्टर सर आप अपना ध्यान रखिए इस बारे में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो आपने नाच गाना डाला है ना इसमें बीच में, मतलब सडनली वो नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, तो वो भी मुझे कुछ जमा नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रुदरफोर्ड सर ने ऐसा नॉवेल में लिखा होगा कि यहाँ आप डांस डालिए या गाने डालिए। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और है ना, ये जो टाइम ट्रेवल दिखाया गया है, जैसे बाबर जब छोटा होता है तब भी जो शैबानी खान है, मतलब वो वैसा ही लगता है जैसे जब बाबर बड़ा हो जाता है तब शैबानी खान वैसे ही लगता है, उनमें कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। और इसी तरह से जो खानज़दा बेगम है, जब वो शैबानी खान की कैद में होती हैं तब भी वैसी दिख रही होती हैं, जब कैद से आज़ाद हो जाती हैं बहुत सालों के बाद तब भी वो वैसी दिख रही होती हैं। बाबर की शादी हो जाती है, बाबर के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब भी खानज़दा बेगम के एक बाल भी सफ़ेद नहीं होते, कहीं उनके रिंकल्स नहीं आते, बल्कि वो और ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती हैं। ये सेम बात जो उनकी बेगम है बाबर की माहम, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूँगी। वो शादी के समय भी बड़ी खूबसूरत अच्छी दिख रही होती हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो बाद में हुमायूं का कैरेक्टर जिसने किया है वो फतह भी करके आ जाता है जंग में जाकर, तभी सहर बाम्बा जो हैं, मतलब माहम बेगम जो हैं, वो बिल्कुल टक दिख रही होती हैं। तो मुझे लगा कि शायद उस ज़माने में भी बोटॉक्स हुआ करते होंगे, तो लोग या फिर एक्सरसाइज करते होंगे, कुछ तो करते होंगे ना। इतना मेंटेन कैसे करते हैं कि मतलब बचपन से लेके जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक आते आते बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं भाई, अश्के। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि जब कई क्रिटिक्स हैं ना,
जो हमेशा कंपेयर करते हैं कि भाई गेम ऑफ थ्रोन है, गेम ऑफ थ्रोन है। अरे नहीं भाई, ये इंडिया में बना है ये प्रोजेक्ट और ये हम लोगों ने बनाया है, तो आप इसको हमेशा गेम ऑफ थ्रोन से क्यों कंपेयर करते हैं? गेम ऑफ थ्रोन में तो भाई ड्रैगन आते थे, फलाना होता था, ढिमका होता था, वो टोटली फिक्शन था। ये ऐसा नहीं है। तो आप प्लीज़ अपने प्रोजेक्ट को अपनी नज़रिए से देखें। ऐसे तो मेरे दिमाग में भी कितने सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं दिखाना चाहूँ कि ये तो मैग्निफिसेंट सेंचुरी से मिलता है, ये तो अर्थरूल से मिलता है, पर ज़रूरी नहीं कि मुग़ल एम्पायर का हम कोई हिस्ट्री दिखा रहे हैं और स्नो पड़ रही है और बर्फ़ में हम जाके फ़ाइट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो गेम ऑफ थ्रोन हो गया। तो प्लीज़ आप ऐसे कंपेयर मत करें। कोई चीज़ अच्छी बनी है तो उसकी तारीफ़ करें, और अगर आपको क्रिटिसाइज़ भी करना है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में करें ना। आप कंपेयर क्यों करने लगते हैं? कहाँ उनकी सीरीज़ का, वेब सीरीज़ का बजट होता है और कहाँ हमारी सीरीज़ का वेब बजट होता है। खैर, इसका बजट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगा कि डायरेक्टर सर आपने ना बहुत हरीडली रैप अप क्यों कर दिया। जो रैपअप, जो एंड एपिसोड है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो क्या पता, शायद आपका बजट अभी मतलब ख़त्म हो गया और इसलिए आपने हरीडली रैपअप कर दिया। लेकिन फिर भी इसकी बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कॉस्ट्यूम ड्रामे पसंद करते हैं, आपको एक्टरों की अच्छी एक्टिंग देखना पसंद है, तो आप जाके ये वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे ये देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रोजेक्ट का मुझसे रिव्यू कराना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर जाकर वैसे अपने उसमें कमेंट्स में लिखें, क्योंकि ये एम्पायर का रिव्यू भी मुझे इंस्टाग्राम पे कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं एम्पायर का रिव्यू करूं, तो मैं ये रिव्यू कर रही हूं। सो गाइस, इसी तरह मेरे APL को प्यार करते रहें, अपना ध्यान रखें और आप हमेशा खुश रहें। और बहुत जल्दी मैं मिलती हूँ आपसे, तो तब तक के लिए बाय बाय।